वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है मध्य प्रदेश का समझते हुआ। तो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो तेज एजुकेशन की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। देखिएगा, आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे और मात्र विज्ञान विषय के प्रश्न देखेंगे। साइंस विषय के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पुराने पुलिस के पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज हम 2017 का पुराना पेपर देख रहे हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। अब पुराने पेपर्स का पैटर्न हमें समझना भी होगा, साथ ही साथ आप ये भी समझते चलें कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन कराने के बाद हम आपको विज्ञान टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपको प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। ओके, तो समझते चलिएगा कि हाँ, इन इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुराने पेपर्स के पैटर्न के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। राहुल प्रयार नमस्कार सभी को। ज्यादा समय पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर बताते हैं कि पानी के शुद्धिकरण की ऐसी पद्धति जो कीटाणुओं को नहीं मारती है वह है भाई छानना। अगर आप पानी को छान देंगे तो मात्र छानने से कीटाणु मर नहीं जाएंगे, बल्कि कीटाणुओं को मारने के लिए आपको पानी को उबालना पड़ेगा, या आसवन विधि अपनानी पड़ेगी, या क्लोरीनीकरण विधि अपनानी पड़ेगी। इन तीनों विधियों से कीटाणु पानी के जो है मर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। सबसे अधिक सुविधा युक्त दूरी कौन सी होती है जिस दूरी पर कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तब घर वाले कहते थे, अरे ज्यादा नजदीक किताब को अपने ज्यादा आंखों के नजदीक लेकर मत पढ़। और जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते, जो क्या है अभी भी पढ़ते हैं, तो आंखों में थोड़ा दर्द सा होने लगता है। तो जो आदर्श दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। आपकी आंखों में और किताब में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनमें लगभग 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी आदर्श दूरी मानी जाती है। इज दैट क्लियर? और आप आसानी से वो चीजों को पढ़ भी पाएंगे। प्रश्न है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। देखिएगा, केमिस्ट्री से प्रश्न ले लिया, रसायन विज्ञान से प्रश्न ले लिया है ये। ओके, और रासायनिक क्रिया टॉपिक से ये प्रश्न लिया है, तो रासायनिक क्रिया टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, रासायनिक क्रिया टॉपिक हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। जब पूरे पुराने पेपरों का सॉल्यूशन हो जाएगा उसके बाद आपको टॉपिक वाइज विज्ञान भी कराया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? विकल्प डी, एल्कोहल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, वह गुण कौन सा है? प्रतिकर्षण का गुण है, या फिर प्रेरण का गुण है, या फिर दिशा संबंधी गुण है, या फिर आकर्षण का गुण है। देखिए भाई, तेज एजुकेशन के जितने भी लोग क्लास के समय पर कॉल करते हैं वे दोपहर में कॉल किया करें। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक और यात्रियों के द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, वह गुण है चुंबक का दिशा संबंधी गुण। नाविकों के द्वारा दिशा का पता लगाने के लिए जो है चुंबक का प्रयोग या चुंबक के इस गुण का प्रयोग किया जाता है। चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबकत्व। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि दीपावली के दौरान, अभी अभी देखिए दीपावली निकली है, तो दीपावली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उनके जलने के थोड़ी देर के बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला विकल्प है कि जो ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा विकल्प कि प्रकाश जो है वो ध्वनि से तेज यात्रा करता है। और तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प है कि हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। भाई हमारे कानों की समस्या थोड़े ना है ये, या फिर ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो भाई सही जवाब है
कि जो प्रकाश होता है ना, जैसे ही फटाका बाहर चला बिल्डिंग के बाहर, तो सबसे पहले हमें उसकी क्या है, प्रकाश दिखाई देता है कि फटाका चल गया, लेकिन आवाज जो है बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण ये है कि प्रकाश जो है वो ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है। ओके, विकल्प बी इसका सही आंसर है। इज दैट क्लियर? एएनएस क्या है इसका? विकल्प बी। अगला प्रश्न है, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। सबसे पहला विकल्प कि बतख पशुधन का भाग नहीं है, या मोर, या फिर मवेशी, या फिर मुर्गा। तो हमेशा याद रखिएगा, पशुधन के अंतर्गत मोर नहीं आएगा। क्या मोर पशुधन के अंतर्गत नहीं आएगा? क्योंकि मोर तो भाई क्या है, एक पक्षी है। ओके, इसके अलावा बतख, मवेशी, मुर्गा ये सभी पशुधन के अंतर्गत आते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। प्रश्न है कि पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतकों का नाम बताइएगा। ऐसे ऊतक जो पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो भाई पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम है क्या? भाई विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक जो होता है वह पशुओं में नहीं पाया जाएगा। तो भाई ये किधर रहते हैं? ये पादपों में विभज्योतक ऊतक तो रहते ही रहते हैं। किधर किधर रहते हैं विभज्योतक ऊतक? पादपों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में आप समय की सभी इकाइयों का चयन कीजिएगा। ओके, आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में। ओके, आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम। तो समय का आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे छोटा समय होता है सेकंड, उसके बाद सेकंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है घंटा, घंटे से बड़ा होता है दिन, दिन से बड़ा होता है महीना, महीने से बड़ा होता है वर्ष। तो विकल्प सी इसका हो जाएगा आंसर। ओके, ANS। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा किसके कारण होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमें इसे याद रखें, हैजा न तो कवक के द्वारा होता है, न वायरस के द्वारा होता है, न प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, बल्कि हैजा होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ओके, तो अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ क्या होता है? क्या ऊष्मा विनिमय नहीं होती है, या फिर अभिक्रिया में ऊष्मा अपघटित होती है, या उस अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है, या अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है? इसका सही जवाब है कि अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है। सुनील, ओम, शर्मिला, अलका, मनोज, कमलेश, सुधीर, हरि, राखी, SP यादव, स्नेहा, अंबुज, अंजलि, विपिन, फिरदोस, संजुल, अलका, बहुत ही बढ़िया, सूर्यकांत, मनोज, बहुत ही शानदार, धीरेन्द्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि ब्रॉयलर चिकन का भरण होता है क्या भाई? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त का पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीनों के। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चार कच्छित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिएगा। चार कच्छित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिएगा। तो चार कच्छित हृदय वाला सरीसृप का नाम होगा मगरमच्छ। क्या होगा भाई? मगरमच्छ चार कच्छित हृदय वाला सरीसृप की श्रेणी में आता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हृदय, धमनियां और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। यह संगठन की किस स्तर का उदाहरण है? यह संगठन के ऊतक स्तर का उदाहरण है, अंग प्रणाली का उदाहरण है, कोशिका का उदाहरण है, या फिर अंग? तो इसका सही जवाब होगा हृदय, धमनी और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। यह उदाहरण है भाई किसका? अंग प्रणाली के। ओके, अंग प्रणाली के स्तर के ये उदाहरण है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? लैंगिक संपर्क के द्वारा, या गले लगाने के द्वारा, या स्तन्य आहार के द्वारा, या रक्तदान के द्वारा? हमेशा याद रखें कि एड्स संचारित नहीं हो सकता है अगर आप किसी को गले लगा लें। ओके, आपको एड्स है और आप किसी को गले लगाते लें तो एड्स संचारित नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। तो हमेशा याद रखें, ऐसा सूक्ष्म जीव जो कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, वह है खमीर। क्या है? खमीर। विकल्प सी इसका सही जवाब है। खमीर एक्चुअल में क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? खमीर एक सूक्ष्म जीव होता है जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में कैसे काम करता है? खमीर कर्मक की तरह काम करता है। शर्करा का अल्कोहल में जो परिवर्तन होता है उसमें खमीर कर्मक की तरह काम कौन करता है? खमीर ही करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पूरे एक शिफ्ट का पेपर देखा जिसमें विज्ञान विषय के प्रश्न पूछे गए थे। ओके, कुल 15 प्रश्न पूछे गए इस शिफ्ट में। अब हम अगली शिफ्ट में आयोजित पेपर के 15 प्रश्न देखेंगे। ये 19 अगस्त के ही है, ये 3 बजे के शिफ्ट के हैं। ऊपर हमने जो पेपर के जो प्रश्न देखे वो सुबह वाली पाली के प्रश्न थे, ये 3 बजे की पाली के प्रश्न है। चलिए, तो ये प्रश्न भी पूरे देखे लेते हैं। तो एक ही दिन में हम क्या है, दो दो पेपर डेली कवर किया करेंगे। ओके, प्रश्न है कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? भैया ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यापम के द्वारा ये कई बार पूछा जाता है कि पुलिस परीक्षा में नहीं, जेल प्रहरी के, जब हमने आपको पुराने प्रश्न कराए ना जेल प्रहरी के, तो जेल प्रहरी के पुराने प्रश्नों में भी हमें ये इस प्रश्न से मुलाकात हुई थी कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, या पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ओके, तो हमें इसे याद रखें, पीलिया होने की दशा में प्रभावित होता है यकृत, सीधे सीधे तौर पर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है। क्या? मल जल शोधन कहा जाता है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है? जब कोई, तो हमेशा याद रखें, अगर कोई व्यक्ति अधिक खा रहा है तो उसका बसीय ऊतक, कौन सा? बसीय ऊतक वसा से भर जाता है। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में। ओके, किस रूप में? ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी जब अल्कोहल का दहन किया जाएगा। कहाँ पर? वायु में। ओके, जो उजाला होगा वो क्या है? प्रकाश बन गया, और कुछ एनर्जी या ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी। प्रश्न है कि रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? क्या होता है, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनमें जल हानि की दर काफी कम होती है। तो रेगिस्तान के पौधों में की जल हानि की दर का प्रमुख कारण होता है क्यूटिकल। क्या होता है? क्यूटिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे 5 स्टार की श्रेणी में रखोगे आप। किस श्रेणी में? 5 स्टार की श्रेणी में रख लो इस प्रश्न को, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रिएक्टर जो रहता है उसमें ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से जो है उत्पन्न होती है? तो हमें इसे याद रखें, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी? विखंडन क्रिया के द्वारा। प्रश्न है, एक किताब पढ़ते समय
पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इस देखो, मैंने हमेशा कहा कि जो पुराने प्रश्न रहते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं। ये कितने 3 बजे वाली शिफ्ट का पेपर के प्रश्न देख रहे हैं हम, एक ही दिन। ओके, एक ही दिन का है, 19 जुलाई वगैरह को जो भी डेट है। ओके, तो ये 3 बजे की शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले हमने कौन सी सुबह की शिफ्ट का पेपर देखा, उसमें भी यही प्रश्न था, बिल्कुल पूरा यही प्रश्न था हूबहू। और पूछने का थोड़ा बहुत, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। ओके, तो कितनी 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए न्यूनतम किताब के बीच में और आपकी आंखों के बीच में, जब आप किताब पढ़ रहे हो तब। तो पुराने प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मोसेस बायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो भैया, मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो पहचाने जाते हैं प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रावस्था से। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मधुमेह के लक्षण कौन से हैं? मधुमेह के लक्षण क्या है? कम पेशाब आना मधुमेह का लक्षण है, या फिर भूख में हिरास और थकान होना, या पेशाब न आना, या फिर बारंबार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। इनमें से मधुमेह के लक्षण कौन से हैं? तो भैया, मधुमेह के लक्षणों में शामिल है क्या? बारंबार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? चलो अगला प्रश्न है, एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं क्या कहलाता है? तो हमेशा याद रखें, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं वह कहलाता है उभयलिंगी पुष्प। क्या कहलाता है? उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने कौन से प्रश्न देखे? तो आज हमने प्रश्न देखे वर्ष 2017 में जो पेपर हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 19 अगस्त का सुबह की पाली के पूरे प्रश्न देख लिए, और 3 बजे की पाली में जो प्रश्न हुए थे ना दोपहर में, ओके, बे भी देखे। अर्थात हमने एक दिन में 2 पेपर हुए थे पुलिस के 2017 में 19 अगस्त को। उन दोनों पेपर्स के प्रश्न हमने देख लिए, जिसमें हमने ये भी पाया कि लगभग 1 से 2 प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि पहले पेपर में भी पूछे गए थे और दूसरे पेपर में भी पूछे गए थे, बिल्कुल हूबहू। ओके, एक प्रश्न तो हूबहू था और कुछ प्रश्न जो है बिल्कुल थोड़े बहुत जो है आगे पीछे थे। ओके, थोड़े बहुत मतलब कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं, दो दो प्रश्न, एक एक दो दो प्रश्न, 100% रिपीट भी हो जाते हैं। सुबह आएगा वो, शाम को भी आएगा, ऐसा होता है परीक्षा में। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। मिलते हैं कल फिर से रात 8 बजे एमपीजीके की क्लास में। ओके, रात 8 बजे एमपीजीके। ओके, और एमपीजीके की क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके बाद तुरंत साइंस के इसी तरह से पहले आपको पुराने पेपर कराएंगे, फिर हमें पता लगेगा पुराने पेपरों में क्या क्या पूछा, उसी के हिसाब से फिर आपको टॉपिक वाइज साइंस कराया जाएगा। ओके, साइंस शुरू कर दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, जैसे पुराने पेपर के पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे। और सुबह 7 बजे क्या है, आप करंट अफेयर की क्लास जरूर देखा कीजिए। ओके, सुबह 7 बजे चलेगा। तो मिलते हैं आगे, अब बने रहें तब तक तेज एजुकेशन के साथ। लाइक जरूर करें और सभी अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो सभी मित्र लाइव आ जाएं। इस वीडियो में आज हम व्यापम के पुलिस परीक्षा के पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। किस किस तरह के प्रश्न पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, और आज हम 20 अगस्त के पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों के पेपर देखेंगे, और हम 21 अगस्त के भी पेपर देंगे। आज हम कुल 4 शिफ्ट के पेपर आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और रोज हमारे रात 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा। एमपीजी के प्लस जीके आपके लिए कब रहती है? रात 8 बजे। ओके, और इस क्लास के 1 घंटे क्लास रहती है, उसके तुरंत बाद आपके लिए साइंस की क्लास लाई जाती है। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है कि गुणसूत्र किस में उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र गोल्गी काय में उपस्थित होते हैं, या फिर नाभिक में, या रसधानी में, या फिर लवक में? साथ ही साथ आप ये भी नोटिस कीजिएगा
कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, इसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है। तो बाद में आपको इसी पैटर्न के अनुसार टॉपिक वाइज साइंस भी कराया जाएगा। तो गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं किधर भैया, गोल्जी काय की तरफ जो है गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न को मैं व्यवहारिक प्रश्नों में रखूंगा। कैसे? व्यवहारिक साइंस। ओके, दैनिक जीवन से जुड़े हुए साइंस में इस प्रश्न को रखेंगे अपन। ओके, तो इन प्रश्नों की संख्या लगभग 3 से 4 आपकी परीक्षा में रहती है। ओके, जो सामान्य दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। ओके, जो कि एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी इनको कर सकता है, या कक्षा 5 का भी स्टूडेंट इनको कर पाएगा, एनसीईआरटी सीबीएसई वाला। तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसका सही जवाब क्या है भाई, कि एक कॉपर रॉड को जो है घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? अपभ्रंश होता है, या स्वतः दहन होता है, या विस्फोट होता है, या फिर त्वरित दहन होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है भाई, त्वरित दहन होता है। त्वरित दहन की जो है क्षमता रहती है जीवाश्म ईंधनों में। ओके, अगला ये गुण पाया जाता है त्वरित दहन होने का। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा यौगिक है जो कि एक अम्ल नहीं है? सबसे पहला विकल्प है कि HCl गैस, या फिर HCl विलयन, या फिर NH4OH विलयन, या फिर NH3 गैस। तो यहाँ पर HCl गैस यह एक अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न है कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है, उसे मछली किस तरह की दिखाई देगी? ये भी व्यवहारिक साइंस का प्रश्न है। व्यवहारिक साइंस का प्रश्न है, और व्यवहारिक साइंस आपको दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस आपको कराया जाएगा। ओके, टॉपिक अलग से टॉप साइंस के अंतर्गत ये आपको हम उपलब्ध कराएंगे कल से। तो नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है, तो उसे मछली दिखाई देगी अपनी मूल स्थिति से ठीक ऊपर। ओके, मान के चलिएगा ये पानी है। ओके, इतना मछली इस पॉइंट पर है, यहाँ पर। ओके, तो पानी में ऊपर से अगर कोई व्यक्ति उसे देखेगा तो उसे मछली थोड़ा ऊपर दिखाई देगी यहाँ पर। ओके, मूल स्थिति से थोड़ा सा ऊपर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? गाल की कोशिका सबसे बड़ी है, या फिर तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है, या फिर पेशीय कोशिका सबसे बड़ी है, या फिर अस्थि कोशिका सबसे बड़ी है? तो हमेशा याद रखें, सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी भाई? तंत्रिका कोशिका। ओके, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार और प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है कौन सी? जीवाणु। ओके, जीवाणु एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। अगला प्रश्न है, हृदय किससे बना होता है? हृदय किससे बना होता है? सबसे पहला विकल्प है कि हृदय संयोजी ऊतकों से बना होता है, या फिर पेशी ऊतकों से बना होता है, या तंत्रिका ऊतक से बना होता है। तो हमने देखा कि एक प्रश्न बायोलॉजी में से कोशिका से लिया गया था। ओके, एक प्रश्न। ओके, और मानव शरीर से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ओके, पुलिस परीक्षा में। तो इन टॉपिकों पर हम विशेष फोकस करेंगे। तो हृदय बना होता है पेशी ऊतकों से। ओके, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? पट्टीदार पेशी के विषय में गलत कथन कौन सा है? तो हमें याद रखें, अनैच्छिक, कि पट्टीदार पेशी जो है अनैच्छिक होती है। ये कथन गलत है, पट्टीदार पेशी अनैच्छिक नहीं होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न प्रदत्त सूची में से
उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये भी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, या फिर मैं कहूँ एक तरह से व्यवहारिक साइंस है। कैसा? व्यवहारिक साइंस है ये। ओके, व्यवहारिक साइंस। 3 से 4 प्रश्न, तीसरा प्रश्न है व्यवहारिक साइंस का अब तक 10 प्रश्नों में से। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से नहीं है बिजली। ओके, बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा, या फिर रुधिर के RBC द्वारा, या रुधिर के WBC द्वारा, या रुधिर के लसिका के द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा कि विलीन रूप में पचित भोजन CO2 और नाइट्रोजन व्यर्थ के परिवहन का कार्य किया जाता है रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा, एक का तथ्य याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है यह रुधिर का, सॉरी, प्लाज्मा किसका? रक्त का 55% भाग बनाता है। 55% भाग बनाता है कौन? प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है। प्रश्न है कि वाहन के पहियों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? ये भी व्यवहारिक साइंस है, व्यवहारिक या दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस। ओके, तो ये चौथा प्रश्न है अब तक का। एक ही शिफ्ट के पेपर में ये 4 प्रश्न व्यवहारिक साइंस के पूछ लिए गए हैं। ओके, तो इसका सही जवाब है कि वाहन के पहियों में जो खांचे बनाए जाते हैं उसका प्रमुख कारण रहता है कि घर्षण में वृद्धि करने के लिए, चाहते हैं घर्षण में वृद्धि करने के लिए वाहन के पहियों में खांचे बनाए जाते हैं। प्रश्न है कि प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत कौन सा है? तो प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है क्या भाई? समुद्र से प्राप्त लाल शैवाल। ओके, समुद्र से प्राप्त लाल शैवाल, विकल्प बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा, शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये बना होता है किसका? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये भी व्यवहारिक साइंस के अंतर्गत या दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ओके, तो कुल 5 प्रश्न व्यवहारिक जीवन से या फिर दैनिक साइंस से पूछे गए हैं। दैनिक विज्ञान से, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस है ना, उससे ये प्रश्न पूछे गए 5 प्रश्न। ऐसे प्रश्न है जो कि कक्षा 5 तक की अगर आपने NCERT की पढ़ी हुई है, 5, 6, 7 तक की NCERT की किताब साइंस की, तब भी आप इनको पूरे को सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अब हम 20 अगस्त का दूसरी शिफ्ट का पेपर देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ओके, चलिए पहला प्रश्न है कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो पोखरण में जो पहला नाभिकीय विस्फोट किया गया था उससे संबंध रखते हैं राजा रमन्ना। कौन से वैज्ञानिक? राजा रमन्ना। और जीके में एक प्रश्न बन जाता है कि भैया जो पोखरण में नाभिकीय विस्फोट किया गया था सबसे पहला, ओके, छुप करके, संयुक्त राष्ट्र से, अमेरिका से छुप करके जो किया गया था, वो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब कब मनाया जाता है सुशासन दिवस, ये आप कमेंट करेंगे। प्रश्न है कि रसधानियां कौन से तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं? रसधानियां स्टार्च से भरी हुई गुहिकाएं हैं, या रसधानियां प्रोटीन से भरी गुहिकाएं हैं, या बसा गोलिकाएं हैं, या कोशिका रस से भरी हुई गुहिकाएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रसधानियां हैं वे कोशिका रस से भरी हुई, कोशिका रस से या तरल से भरी हुई क्या है? गुहिकाएं हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित करते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित करते हैं? एक प्रश्न भी पूछ लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है। तो सबसे पहला तो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस में संग्रहित करते हैं, तो भैया इसे नमी रोधी पात्र में संग्रहित करते हैं। क्या है? ऐसा पात्र जिसमें बिल्कुल भी क्या है, नमी नहीं पहुंचे, जो कि क्या है, नमी रोधी होना चाहिए। ओके। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसके लिए उत्तरदायी होता है? छाया के निर्माण के लिए, या तारों के टिमटिमाने के लिए, या आकाश के नीले रंग के लिए, या इंद्रधनुष के लिए? तो हमेशा याद रखें कि प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार रहता है तारों के टिमटिमाने के लिए। किसके लिए? तारों के टिमटिमाने के लिए। इसी प्रश्न को इस तरह से भी वो घुमाकर पूछ सकता है, पलट कर पूछ सकता है कि तारों के टिमटिमाने के लिए उत्तरदायी क्या कारण है, या तारे क्यों टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं? तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करें। इनमें से उत्पादक कौन है? तो पूरे प्रश्न ऐसे आपको दिख रहे हैं ना कि भैया ऐसे प्रश्न है जो क्या है, बिल्कुल व्यवहारिक साइंस है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस है। ओके। इनमें से उत्पादक कौन सा है? तो भाई इनमें से उत्पादक है घास। कौन? घास उत्पादक है। प्रश्न है, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। कौन सा कवक है जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कवक जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है उसका नाम है एस्परगिलम्स। क्या है? एस्परगिलम्स कवक है जो कि भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। प्रश्न है कि नवजात शिशु किस के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा? नवजात शिशु किसके कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नवजात शिशु अपना वजन 2 माह में 2 गुना अत्यधिक खाने के कारण कर लेगा, या फिर शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण उसका वजन 2 माह में 2 गुना हो जाएगा, या फिर वसा में वृद्धि हो जाती है, या फिर दूध में प्रोटीन के कारण उसका वजन 2 महीने में 2 गुना हो जाता है। तो भैया इसके लिए जिम्मेदार है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में क्या है, वृद्धि हो जाती है, और शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण 2 महीने में शिशु अपना वजन 2 गुना कर लेता है। प्रश्न है कि पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण किसका बना होता है? पौधे के सभी भागों का बाह्य आवरण किसका बना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न है। ओके। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न आप इसे मान सकते हैं। तो पौधे के सभी भागों का जो बाह्य आवरण रहता है वह बना होता है किसका? त्वचीय ऊतक का। ओके। विकल्प सी इसका सही जवाब है। एक प्रश्न बन जाता है जाइलम और फ्लोएम से संबंधित। किससे? जाइलम और फ्लोएम से संबंधित एक प्रश्न बन जाता है कि जाइलम क्या काम करता है पौधे में, और फ्लोएम क्या काम करता है पौधे में। ओके। चलिए कमेंट कीजिएगा, जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। मैं ही आपको बता दूं, जाइलम क्या काम करता है, जड़ों से पानी को, जाइलम अर्थात जल को लेकर जाएगा, फ्लोएम अर्थात पौधे पत्तियां जो भोजन बनाएंगी ना उसको पूरे भागों में पहुंचाएगा। ओके। भोजन को। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न भी आप देख ही रहे हैं भैया कैसा है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस का प्रश्न है। ओके। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ साइंस है, जनरली हर किसी को ये आना चाहिए। ओके। इसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं कि बहुत नहीं भाई विशेष स्टडी कर रखी हो। तो इसका सही जवाब होगा कि प्लास्टिक की थैलियों को हमें ना इसलिए कहना चाहिए और कपड़े के बैगों को हाँ इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इससे क्या है भाई,
जो है ये पर्यावरण के लिए लाभदायक, कपड़े के बैग लाभदायक रहते हैं, और प्लास्टिक की थैलियाँ क्या है, हानिकारक रहती हैं। अर्थात प्लास्टिक क्या है, अजैव निम्नी है। क्या है, प्लास्टिक अजैव निम्नी है, इसीलिए हमें क्या है, प्लास्टिक की थैलियों को क्या है भाई, ना कहना है, प्लास्टिक की थैलियों को नहीं अपनाना है। अगला प्रश्न है, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो हमेशा याद रखें कि एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को परिभाषित किया गया है अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा था भाई पुलिस में, देखो कि विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत फ्यूज ऊर्जा मीटर के आसपास जोड़ा जाता है, या फिर विद्युत फ्यूज विद्युतमय तार पर जोड़ा जाता है, या फिर उदासीन तार पर जोड़ा जाता है, या फिर भूतान पर जोड़ा जाता है। तो हमेशा याद रखें कि विद्युत फ्यूज जो रहता है उसे विद्युत तन्मय तार पर जोड़ा जाता है। कहाँ पर, विद्युत तन्मय तार पर जोड़ा जाता है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली का पूर्वानुमान किया था, और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे न ले जाए। ऐसा क्यों? बरसात हो रही थी बाहर, और भारी तूफान वर्षा के अनुमान भी बताए थे मौसम विभाग ने। तो जिस समय वर्षा हो रही थी तो राधा को घर वालों ने मना किया कि छाता लेके मत जा। ऐसा मना क्यों किया था घर वालों ने कि बेटा छाता लेके मत जा? अरे भैया, छाता ले जाने से मना इसलिए किया था क्योंकि बादलों से जो विद्युत विसर्जन होता वो छाते के धातु भागों तक जा सकता था। ओके, अगला प्रश्न है, और क्या है, बिजली गिर सकती थी। चलिए प्रश्न है, ओके ये बड़ा प्रश्न है तो आप इसे क्या है, ये क्या कहते हैं, अरे पीडीएफ में आपको जब व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ दिया जाएगा तो वहां पर आप इसे क्या है, पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं अगला पीडीएफ आपके लिए लेकर आता हूँ। अगला पीडीएफ, ओके, एक और जो पेपर आयोजित कराए गए हैं व्यापम के द्वारा वो भी हम कवर करेंगे। ओके, एक पेपर और कवर करेंगे। ओके, ये एक दिन के पेपर हमने कवर कर लिए। अब हम 2017 21 अगस्त के पेपर देखेंगे। ओके, सबसे पहला प्रश्न है कि पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भैया राजा रमन्ना। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत कथन कौन सा है। सबसे पहला विकल्प है कि प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है बहुकोशिकीय जीवों में, या फिर सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी सभी कार्य भी करती हैं, या फिर सभी कोशिकाएं समरूप होती। ये कथन गलत है कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं कैसी समरूप होती हैं। ये कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर निर्मित होता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ पर निर्मित होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब हमेशा निर्मित होता है दर्पण के पीछे। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जी, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप पर मैसेज कर दो, आपको तुरंत ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। प्रश्न है कि उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है।
तो ऐसी संरचना का नाम है कोशिका झिल्ली। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गेहूं एक बीजपत्री है, ऐसा क्यों? तो हमेशा याद रखें कि गेहूं एक बीजपत्री इसीलिए है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। क्या है इसमें? रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसीलिए गेहूं एक बीजपत्री है। अगला प्रश्न है कि संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें, संयोजी ऊतक के उदाहरण सिर्फ उभयस्थी, सिर्फ अस्थि और सिर्फ रक्त, ये तीनों के तीनों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? हमेशा याद रखिएगा कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है द्विविखंडन के माध्यम से। ओके, द्विविखंडन के माध्यम से अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न है, ओके, बड़ा प्रश्न, आप इसे बाद में कर लीजिएगा, ओके, पीडीएफ के माध्यम से। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो भाई पीवीसी जो है ताप सुघट्य होता है। पीवीसी ताप सुघट्य होता है। प्रश्न पूछ ले पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पीवीसी। अगला प्रश्न है, जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है? तो हमेशा याद रखें कि जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग क्या है, एक चुंबक बन जाता है। आप चुंबक को तोड़ो, दो भागों में कर दो चुंबक को, तो दोनों जो टुकड़े हैं ना, वे अलग अलग चुंबक की भांति कार्य करेंगे और आप फिर से उन दोनों भागों को जहां से तोड़ा था वहीं पर जोड़ नहीं सकते। ओके, प्रश्न है कि सौर सेल किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सौर सेल किसके बने होते हैं? तो सौर सेल बने होते हैं भाई अर्धचालक के। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है कि सौर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो इसका सही जवाब है धारीदार पेशी। कैसी? धारीदार पेशी जो है वो लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ओके, बसा परत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है घर्षी बल। घर्षी बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। अंतिम प्रश्न है, ओके, आप इसे पीडीएफ जब आपको दिया जाएगा तो उसमें से कीजिएगा। ओके, हर पीडीएफ के आंसर्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अभी पीडीएफ में आंसर्स नहीं है। कल आपको दो में जो जो पुराने पेपर करा दिए गए उनके आंसर पीडीएफ में डालकर आपको पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। ओके, आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सभी लोग लाइक करें, सभी के सभी जितने भी लोग हैं लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और रात 8 बजे एमपीजी की क्लास में जरूर आया करें सभी। ओके, 8 बजे एमपीजी के प्लस जीके की क्लास में जरूर आया करें। ओके, रोज रात 8 बजे। मिलते हैं कल अगली क्लासेस में।
वेलकम टू तेज एजुकेशन। सभी एक बार अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए पुराने साइंस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। साइंस के हम प्रश्न देखेंगे और आज हम 22 अगस्त 2017 में आयोजित हुए दोनों पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और 23 अगस्त को भी जो पेपर हुए उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। कहने का मतलब है आज हम 4 पेपरों के सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 2017 में पेपर हुआ था। बस आप हमें 40 मिनट दीजिएगा और हम 4 पेपर्स को आपको पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। आप साथ ही साथ समझते चलिएगा कि व्यापम किस किस तरह के प्रश्न पूछता है, प्रश्नों की प्रकृति किस तरह की रहती है। सबसे पहला प्रश्न है कि गर्मी की दोपहर में सफेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सफेद रंग क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। या फिर ऊष्मा एक खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है सफेद कपड़ा। या फिर ऊष्मा का न तो अच्छा अवशोषक और न ही अच्छा परावर्तक होता है। या फिर ऊष्मा का संवाहक होता है। तो गर्मी के दिनों में कपड़े से बना जो तंबू होता है उ- वह कपड़ा सफेद रंग का इसलिए लिया जाता है क्योंकि सफेद रंग जो होता है वह ऊष्मा का एक खराब अवशोषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। सफेद कपड़ा ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है बल्कि परावर्तित ज्यादा करता है। इसीलिए सफेद कपड़े के गर्मी के दिनों में तंबू बनाए जाते हैं। या फिर जनरली प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि लोग सामान्य रूप से गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? तो सफेद कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि क्या है, ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण न हो। ऊष्मा का जब ज्यादा अवशोषण नहीं होगा तो गर्मी कम लगेगी और ऊष्मा का परावर्तन ज्यादा हो। अगला प्रश्न है, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। सही कथन को चुनना है आपको। ओके, जब मोम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? सबसे पहला विकल्प है कि ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प बी है जल वाष्प उत्पादित होती है जो कि भौतिक परिवर्तन है। विकल्प सी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि भौतिक परिवर्तन है। विकल्प डी है कि कज्जल का निर्माण होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन यह होता है कि कज्जल का निर्माण होता है जो कि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। ये व्यवहारिक प्रश्न है दोनों के दोनों, विशेष स्टेज की इनके लिए आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न हम आपको बहुत सारे उपलब्ध कराएंगे, लगभग 100 से 150 प्रश्न अलग से उपलब्ध कराएंगे, एक पीडीएफ। ओके, जिससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है, ओके, तो किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा यह किरण का आपतन कोण होगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? चार विकल्प है। नल का पानी बिजली का कुचालक होता है, या फिर आसुत जल बिजली का कुचालक होता है, या लवणीय जल, या फिर एल्कोहल। तो हमेशा याद रखें बिजली का कुचालक होता है आसुत जल। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक जीएम फसल नहीं है? जीएम अर्थात ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो हमें याद रखिएगा दिए गए विकल्पों में से ट्रांसजेनिक फसल की श्रेणी में नहीं आती है बासमती चावल। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमेशा याद रखना कि ड्रम को अगर निर्वात में पीटा गया और हम उसे नहीं सुन पा रहे हैं तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ओके, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है तो ड्रम की आवाज क्या है, हम तक नहीं पहुंचेगी। प्रश्न है कि कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हैं, उनके बीच में समानता क्या है? तो भाई उनमें क्या है,
न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। जब न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी तो द्रव्यमान क्रमांक उनका क्या है, सेम होगा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है। तो हमें इसे याद रखिएगा, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है दूर से सूचनाएं एकत्रित करना। क्या, दूर से सूचनाएं एकत्रित करना ही रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का अर्थ होता है। प्रश्न के निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका को आपको पहचानना है, कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखिएगा कि दी गई सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका है नीली हरी शैवाल की कोशिका। के विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। तो हमें इसे याद रखिएगा कि राइबोसोम जुड़ा होता है अंतर्द्रव्य जालिका से। किससे, अंतर्द्रव्य जालिका से राइबोसोम जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि अस्थि और उपास्थि क्या होती हैं। अस्थि और उपास्थि होती हैं कंकाल संयोजी ऊतकों। के विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस में होता है। तो हमें से याद रखिएगा कि श्वसन के दौरान गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह फेफड़ों में और वायु कोशिका में होता है। क्योंकि विकल्प ए इसका सही जवाब। देखिए, ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे क्योंकि हम केवल और केवल पुराने प्रश्न देखकर प्रश्नों का पैटर्न समझ रहे हैं, प्रश्नों की प्रकृति समझ रहे हैं कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि हम आपको साइंस उसी तरह से टॉपिक वाइज बारी बारी से कराते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वे क्या कहलाते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं वे कहलाते हैं ऊतक। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। कोशिकाओं का समूह क्या ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो हमें इसे याद रखें, जो डेयरी वाले पशु होते हैं उनकी खाद्य आवश्यकताओं में शामिल होता है खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए और सांद्रता संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो हमें इसे याद रखिएगा कि बीजों के अंकुरण के लिए परिस्थिति आवश्यक नहीं है और वह है उर्वरक। ओके, उर्वरक जरूरी नहीं है, लेकिन धूप, वायु और नमी ये तीनों आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। प्रश्न है कि इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमें से याद रखिएगा, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए रंधी तंत्र के, ओके प्रश्न गलत है। ओके, चित्र यहाँ पर नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में तरल ईंधन कौन सा है। निम्नलिखित में तरल ईंधन कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें से याद रखिएगा, यहाँ पर तरल ईंधन है डीजल। ओके, प्रश्न है कि ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। तो ठंडे जल से भरी हुई अगर कोई बोतल रहती है तो उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं, और ये होता है किसके कारण, ये वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर क्या है, संघनित हो जाती है। किससे होता है ये, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प रहती है वह बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, जिससे क्या है, ठंडे जल की बोतल पर बाहर की ओर क्या है, जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें से याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, हाँ, कि खादिन
बुद्ध, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि किसके उदाहरण हैं? तो भाई ये पूरे के पूरे उदाहरण हैं जल संरक्षण के। विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्या है? तो भूरे शैवाल में उपस्थित जो वर्णक होगा वह है फ्यूकोजेंटोफिलो के। विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो साइंस का स्तर तो भैया जी बहुत ही कठिन है पुलिस का। ओके, कुछ प्रश्न अगर कोई विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड से ही होगा तो वही इन प्रश्नों को कर पाएगा, जैसे कि ये जो प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे किसके कारण नहीं रोक सकता है? कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे किसके कारण नहीं रोक सकता? कि आपने भोजन निगला तो आप उसे गर्दन में से ऊपर वापस ले आए, ये आप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण रहता है? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई व्यक्ति भोजन को निगल लेता है तो वह उस भोजन को वापस नहीं रोक सकता है या वापस बाहर नहीं निकाल सकता है गले में से। इसका कारण रहता है आंत की अनैच्छिक प्रकृति का होना। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों? सबसे पहला विकल्प कि वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके, या फिर लकड़ी की खपत कम हो, या फिर उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले, या फिर दहन धीरे धीरे हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि उनके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। अगर आप लकड़ी के गट्टों को सटा कर रख देंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक, बिल्कुल गैप नहीं रखेंगे, जिस तरह से दीवार पर ईंट रखी जाती है, अगर उस तरह से रख देंगे तो लकड़ी के जो लट्ठे रहेंगे वह नहीं जल पाएंगे। केवल चारों तरफ किनारियों से जल जाएगी दीवार की तरह चारों तरफ से, लेकिन कोई भी जो लकड़ी का गट्टा रहेगा वो प्रॉपर रूप से नहीं जल पाएगा, बल्कि उनके बीच में हमें गैप देना ही पड़ेगा। प्रश्न है कि शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व कौन सी स्थिति में खो देता है? तो हमें इसे याद रखिएगा कि जो शक्तिशाली चुंबक रहता है वह अपना चुंबकत्व खो देता है जब इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ओके, कोई भी शक्तिशाली चुंबक हो वह अपना चुंबकत्व खो देता है जब उसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, नाभिक का क्या कार्य होता है? नाभिक का क्या कार्य होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, नाभिक का कार्य होता है कि यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है केवल। ओके, क्या करता है? कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य ही नाभिक का कार्य रहता है। अगला प्रश्न है कि एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अस्थि अन्य अस्थि से संयोजित रहती है स्नायु के द्वारा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब किस तरह से स्थित होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी के सभी स्थित होते हैं समान समतल पर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मानव में निषेचन होता है बीजाणु रचना।
सॉरी किस तरह का, आंतर निषेचन। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है कि आंतर निषेचन होता है। अब बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए। आज हमने व्यापम के पुराने पेपर का सॉल्यूशन किया। एक दिन में 2 शिफ्ट के पेपर हुए, तो दोनों शिफ्टों के पेपर आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी तरह से रोज एक एक 2-2 पेपर्स का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, और जल्दी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज साइंस शुरू किया जाएगा कि किस तरह के प्रश्न व्यापम की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी तरह से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और सभी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का पुराना पत्र देखने जा रहे हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको तैयारी पुराने परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही करनी पड़ेगी। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर आएं और रोज रात 9 बजे आप साइंस की क्लास अवश्य लीजिएगा। और रात 7 बजे आप लोगों के लिए एमपी जीके की क्लास लेकर आते हैं, और इस तरह से आपके टोटल साइंस की ओके तो 15-15 कुल 30 अंकों की तैयारी हम शाम को 2 घंटे कराते हैं, 7 से और रात 9 बजे से। ओके, 2 घंटों में आपके 30 अंकों की तैयारी कवर कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था। वो अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट के नाम पर। ओके, आर्यभट्ट ही पहले उपग्रह का नाम था। अब कभी भी प्रश्न बन जाए कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। ओके, क्या था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देखिएगा कौन थे। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे भाई, खगोल शास्त्री थे भारत के, जिनके नाम पर जो है सबसे पहले उपग्रह का नाम रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वह भाग जो अंडे बनाता है, वह भाग जो अंडे बनाता है उसे क्या कहेंगे। स्त्री केसर से अंडे बनते हैं, या फिर कर्णिका अंडे में परिवर्तित होता है, या पुंकेसर, या फिर, तो हमेशा याद रखिएगा कि अंडे में चेंज होने वाला जो भाग है वह क्या है भाई, स्त्री केसर। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है। अब देखिए, आप पैटर्न को समझिएगा कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हम आपको इस पुरानी परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने वाले हैं। तो इसका सही जवाब है कि एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार परमाणु बम होता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। देखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित रहता है। ओके, और नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर अगर 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका भार उतना ही होगा। कितना ही, उतना ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है भाई, चेंज नहीं होगा, ऐसा क्यों। तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 72 किलोग्राम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा में किसी भी पिंड का भार परिवर्तित होता है, उसका द्रव्यमान नहीं। क्या है, भार चेंज होगा लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है भाई। ओके, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि यूरिया क्या है। यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है, या फिर यह एक फॉस्फेट उर्वरक है, या फिर एक पोटेशियम उर्वरक है, या फिर लोहमय उर्वरक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि यूरिया जो है वह एक क्या है भाई, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है कि यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की।
कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया था? बहुत प्रश्न है। तो कोशिका या सेल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में बनता है, और ये तो आसान सा प्रश्न पूछ लिया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो भाई रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ओके, और इन्होंने कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में उपयोग किया था कॉर्क के टिश्यू को। ओके, कॉर्क के ऊतक का इन्होंने यूज किया था। अगला प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तो कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक सक्रिय होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी व्यक्ति संक्रमित ज्वर हो जाता है किसी को, तो वह WBC कोशिकाएं जो है उसकी सर्वाधिक सक्रिय होती हैं। कौन सी? WBC। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्रामक रोग की पहचान आपको करनी है। कौन सा रोग है जो असंक्रामक है? हम याद रखें, असंक्रामक रोग है घेंगा। ओके, अगला प्रश्न ये कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो भाई घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। ओके, किसकी? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो वृद्धि हार्मोन भाई पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ओके, और इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका मुख्य कारण है अनुपचारित मल जल का निर्वहन होना। ओके, अनुपचारित मल जल के निर्वहन के कारण यमुना नदी दिल्ली के पास कैसी है? प्रदूषित है। प्रश्न है कि अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। तो भाई अस्थि मैट्रिक्स जो होती है वह समृद्ध होती है कैल्शियम और फास्फोरस में। ओके, कैसे भाई? कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा अस्थि मैट्रिक्स जो है समृद्ध होती है। अगला प्रश्न है, या फिर कहें कि कैल्शियम और फास्फोरस का अस्थियों के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसा स्थान जहाँ पर पशु अपने प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किए जाते हैं उस स्थान को वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। अगला प्रश्न के द्वारा अवशोषित विकिरणें कौन सी हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि ओजोन के द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं पराबैंगनी किरणें। ओके, पराबैंगनी किरणों का ओजोन के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा क्या बनाती है? तो हमेशा याद रखें कि नमक के साथ साथ हाइड्रोजन बनाया जाता है। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा भाई? नमक, और नमक के साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, अब हमने 23 अगस्त का सुबह की पाली का पेपर कंप्लीट कर लिया है जिसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम 23 अगस्त का दूसरी पाली का पेपर देखेंगे जो कि 3 बजे आयोजित हुआ था वर्ष 2017 में। ओके, प्रश्न है सबसे पहला कि यदि अंड कवच को ए विलेन के साथ उपचार किया जाए तथा विकसित गैस चूने के पानी को दूधिया बना दें तो विलेन ए कौन सा है? भाई तो यह विलेन क्या है? HCl है। कौन सा विलेन है? यह HCl विलेन है। अगला प्रश्न है कि नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमेशा याद रखिएगा, नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में जल्दी से इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है। किसमें? नायलॉन के कपड़ों में जल अवशोषण की क्षमता कम होती है, इसीलिए यह सूती कपड़ों की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं। और सूती कपड़े क्या है? जल ज्यादा अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण या उत्पादकता की दर क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्पादकता एक समान रहती है। क्या होता है भाई? उत्पादकता एक समान रहती है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न कई दफा परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे MP पुलिस हो, हमेशा पूछा जाता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
कि विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है। विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होती है आपको यह बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। कैसे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है वह कौन सा होता है? तो सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार रहता है वह भाग होता है उसका कांच की सीट। कांच की सीट के कारण ही सोलर कुकर में क्या है भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव एक्टिव होता है या उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, तो देखिए किस किस तरह के प्रश्न पूछे। इस तरह के प्रश्न आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट रोज रात 9 बजे कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके। अगला प्रश्न है कि पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है वह क्या कहलाता है? तो पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है वह विभज्योतक ऊतक कहलाता है। वो कि विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है? तो भाई एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया होती है समसूत्रण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना किसका उदाहरण होता है? हम सभी के कमेंट देख रहे हैं, साथ ही शर्मिला, सोनिया, विक्रम, केवल 4-5 लोग ही हैं जो प्रॉपर कमेंट कर रहे हैं। स्मिता, विक्रम, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब है विकल्प सी, पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए इन प्रश्नों में हम ज्यादा समय नहीं देंगे, केवल आपको एक पैटर्न बता रहे हैं कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं, और कल से रात 9 बजे इन्हीं पैटर्न के अनुसार हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। ओके, और अब तक हम काफी पेपर्स के सॉल्यूशन आपको करा चुके हैं, जीके और साइंस के। तो पूरे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल सबसे ऊपर जाकर जरूर देख लीजिएगा और चीजों को समझिएगा। ओके विक्रम साथी। प्रश्न है कि परासरण की सबसे उचित परिभाषा कौन सी है? तो हमें से याद रखें, परासरण क्या होता है? परासरण क्या होता है? तो परासरण एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति होती है। क्या है? उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति ही क्या है भाई? परासरण होता है। अगला प्रश्न है, गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? किस चीज से बचने के लिए गोताखोर के द्वारा विशेष प्रकार के सूट पहने जाते हैं? तो हमें इसे याद रखें, गोताखोर विशेष सूट इसीलिए पहनते हैं ताकि वह क्या है, उच्च दाब से बच सके। किससे भाई? उच्च दाब से, क्योंकि गोताखोर जब गहराई में जाता है तो ऊपर के पानी का जो प्रेशर पड़ेगा, पानी का जो दाब रहेगा, उससे बचा जा सके। अगला प्रश्न है कि टेडपूल इसका विकासशील चरण है। टेडपोल किसका विकासशील चरण है? तो हमें याद रखिएगा कि टेडपोल विकासशील चरण होता है मेंढक का। किसका भाई? मेंढक का विकासशील चरण होता है टेडपोल। तो देखिए मैंने आज आपको 23 अगस्त 2017 को जो पेपर आयोजित हुआ वो पेपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में 14 प्रश्न पूछे गए साइंस से, और शाम 3 बजे की शिफ्ट में 12 प्रश्न पूछे गए साइंस से। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औसतन 15 या 13 अंक साइंस के 100% प्रश्न आते ही आते हैं। ओके, एवरेज 13 प्रश्न हम मानते हैं। तो बस इन 13 प्रश्नों की तैयारी आपको रोज रात 9 बजे कराई जाएगी, और टॉपिक वाइज आपको पूरा साइंस कराया जाएगा रात 9 बजे। और सभी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन आपको हर घंटे मिलता रहेगा कल से। ओके, जी के, साइंस, रीजनिंग, मैथ। तो संपूर्ण तैयारी के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगली क्लासेस में।
वेलकम टू तेज एजुकेशन। चलिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम शुरू करेंगे और व्यापम के पूरे पुराने प्रश्न इस वीडियो में हम काफी प्रश्न आपको लगभग हम 4 पेपर आज सॉल्व कराएंगे। कल हमने 2 ही पेपर्स के सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए थे। आज 4 पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे वर्ष 2017 में जो आयोजित हुए थे। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएं और रोज हम लाइव आपको रात 8 बजे क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। ओके, रोज रात 8 बजे। तो सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइव सेशन चलता है, जो लोग बाद में देखें वो थोड़ा वीडियो को आगे करके देखें। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा करेंगे। साइंस की पीडीएफ भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था? भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? बहुत ही अच्छा, शानदार, प्यारा प्रश्न है। देखिए, हम पुराने पेपर के सॉल्यूशन इसलिए आपको उपलब्ध करा रहे हैं, या फिर आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा, कोई भी परीक्षा आयोजित होती है, पुराने पैटर्न को, पुराने तौर तरीके को देखकर तैयारी की जाती है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकृति क्या रहती है प्रश्नों की। ओके, इसी अनुसार फिर हम आपको क्या है, विज्ञान टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह भाग जो अंडे बनाता है, स्त्री केसर अंडे बनाता है, या कर्णिका, या पुंकेसर, या दलपुंज? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा कि ऐसा भाग जो अंडे बनाता है, पादपों की बात हो रही है। ओके, तो पादपों में स्त्री केसर क्या है, अंडे बनाता है। ओके, क्या है? स्त्री केसर अंडे बनाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है? एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का क्या आधार होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला है, कैसी है? अनियंत्रित। तो हमें से याद रखिएगा, अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का जो मुख्य कारण रहता है वह रहता है परमाणु बम। ओके, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए अभिक्रिया कैसी होती है? अनियंत्रित रहती है। प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार अगर 72 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है। ये व्यवहारिक प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न आ जाता है। ओके, व्यवहारिक प्रश्नों की श्रेणी में ये प्रश्न आ जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका जो द्रव्यमान रहेगा वह 72 किलोग्राम ही होगा। कितना? 72 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि चंद्रमा में किसी भी पिंड का भार परिवर्तित होता है, उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। क्या है? भार परिवर्तित होगा चंद्रमा पर, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, या फिर यूरिया एक फॉस्फेट उर्वरक है, या यूरिया एक पोटेशियम उर्वरक है, या यूरिया एक लोहमय उर्वरक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें से याद रखिएगा कि जो यूरिया है, यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला यौगिक था। पहला यौगिक था यूरिया, पहला यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया। और यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। कैसा है भैया? नाइट्रोजनी उर्वरक है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की थी, और कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में उन्होंने किसका उपयोग किया था? तो कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था या उपयोग किया था कॉर्क के ऊतकों का। किसका? कॉर्क के ऊतकों का उपयोग किया था भैया जी। किसका किया था? कॉर्क के ऊतकों का उपयोग किया था। प्रश्न बन जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज कब की? तो 1663 में। और कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है
तो कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? तो कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिए, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर अगर हो जाए तो डब्ल्यूबीसी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, कौन सी? डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाएं जो रहती हैं वे सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान कीजिए। असंक्रामक रोग कौन सा है? तो हमेशा याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में घेंगा रोग असंक्रामक रोग है। इसके अलावा हैजा, रेबीज और सिफिलिस ये सभी संक्रामक रोगों की श्रेणी में कैसा है? ये सभी के सभी कैसे हैं? संक्रामक रोग नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और घेंगा किसकी कमी से होता है? ये प्रश्न याद रखें। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। किसकी? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किसकी द्वारा स्रावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन वह पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या है? स्रावित होता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और इस पीयूष ग्रंथि को ही क्या है? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो हमें इसे याद रखें, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका प्रमुख कारण है अनुपचारित मल जल का निर्वहन। क्या है? अनुपचारित मल जल का निर्वहन इसका प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। अस्थि मैट्रिक्स जो रहती है वह किसमें समृद्ध रहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमें इसे याद रखिएगा कि अस्थि मैट्रिक्स समृद्ध होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से अस्थि मैट्रिक्स जो रहती है वह कैसे समृद्ध होती है? ओके, यहाँ पर कहें अस्थि के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की अहम भूमिका रहती है। ओके, अस्थि के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला प्रश्न है, मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जितने भी लोग नए हैं, और घंटी को जरूर दबा लेना जिससे जितनी भी नई वीडियो आएंगे उसकी अपडेट आपको समय समय पर मिल जाए। प्रश्न है कि वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किए जाते हैं वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भाई ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक आवासों में पशुओं को संरक्षित किया जाता है वह क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। ओके, वह क्षेत्र या वह जगह क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। प्रश्न है कि ओजोन के द्वारा अवशोषित विकिरणें कौन सी हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार और प्यारा प्रश्न है भैया। तो हमें से याद रखिएगा कि ओजोन के द्वारा जो अवशोषित विकिरणें हैं वे परावैंगनी किरणें हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। और हमेशा याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पर है? ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में है। कहाँ पर है ओजोन परत? समताप मंडल में ओजोन परत है। अगला प्रश्न है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक और क्या बनाती है? तो हमेशा याद रखें, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, क्या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह नमक बनाती है, और इसके साथ साथ वह हाइड्रोजन भी बनाती है। क्योंकि विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, दूसरी शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं आप। प्रश्न है, यदि अंडे का जो कवच रहता है ए विलेन के साथ उपचारित किया जाए तथा विकसित गैस चूने के पानी को दूधिया बना दे तो विलेन ए कौन सा है? भैया यहाँ पर विलेन ए कौन सा है? HCl है। चूने के पानी को अगर दूधिया बना रही है तो जो विलेन ए है
वह कैसा है? वह HCl है। ओके, अगला प्रश्न है, नायलॉन के कपड़े जो रहते हैं वे सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूख जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या रहता है? जो नायलॉन के कपड़े रहते हैं वे सूती कपड़ों की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं, इसका क्या कारण रहता है? व्यवहारिक प्रश्न है। तो वही मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब भी हम पुराने पेपर हमने जितने भी सॉल्व किए हैं 3 दिन से, आज चौथा दिन है, कि पुराने पेपरों में पुलिस के में हमने एक चीज नोटिस की कि व्यवहारिक प्रश्न कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं। कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन इन 12 से 15 प्रश्नों में से 3 से 4 प्रश्न तो व्यवहारिक आते हैं, जिसके लिए विशेष स्टडी की आवश्यकता नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता है। और आप एक बार ऐसे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो भविष्य में कभी गलत नहीं होते। तो इनकी हम ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है, प्रैक्टिस करा देंगे। तो नायलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूख जाते हैं, इसके लिए प्रमुख कारण रहता है कि इनमें जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। नायलॉन के कपड़ों में जल अवशोषण की क्षमता कम होती है, इसलिए। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण या उत्पादकता की दर क्या होती है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? तो हमें से याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प सी, उत्पादकता एक समान रहती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो हमें से याद रखें, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है, साइड मिरर जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, वाहनों में, कार में, बस में जो साइड मिरर रहता है वह दर्पण होता है कौन सा? समतल दर्पण। बिल्कुल गलत है, ये उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। आपने देखा होगा वो मिरर थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बना होता है। ओके, कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है किस अनुसार? विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो हमेशा याद रखें, जो विद्युत धारा रहती है ना, वह उच्च विभव से, जिधर लाइट ज्यादा पावरफुल होगी उधर से किधर, जिधर कम पावरफुल होगा उधर बहेगी। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा हमेशा क्या है? प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित किधर से होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। प्रश्न है कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वो प्रभाव कौन सा है? तो हमें से याद रखिएगा, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में, ओके, इस सोलर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो उत्तरदायी रहता है वह है कांच की सीट। ओके, कांच की सीट के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ओके, अगला प्रश्न है, भाई पुराने प्रश्न पूरी प्रकृति आप समझते जाइए, पूरे व्यवहारिक प्रश्न है। अब ये जो सोलर कुकर वाला जो प्रश्न है ये कक्षा 5 में बच्चा पढ़ लेता है। ओके, कक्षा 5 में जानकारी उसे करा दी जाती है सोलर कुकर से। प्रश्न है कि पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है क्या कहलाता है? पौधों का एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है क्या कहलाता है? तो हमें से याद रखिएगा, यह कहलाता है विभज्योतक ऊतक। कौन सा? विभज्योतक ऊतक। पौधों में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाज्य होता है क्या कहलाता है? विभज्योतक ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है। एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है? तो हमें से याद रखें, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया जो है वह समसूत्रण की होती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक कुआं या तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना किसका उदाहरण है? प्रश्न अच्छा है। ओके, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 9 का विकल्प सी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है कि परासरण की सबसे उचित परिभाषा कौन सी होगी? परासरण की सबसे उचित परिभाषा क्या होगी? तो परासरण क्या होता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से
उच्च उच्च के क्षेत्र से उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति किधर से, अर्ध पारगम्य झिल्ली अगर बीच में लगी है तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण का जो क्षेत्र रहेगा उधर जल के अणुओं की क्या है, गति का होना ही क्या है, परासरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गोताखोर विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, क्यों, क्या कारण रहता है कि गोताखोर विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। तो हमें इसे याद रखें, गोताखोरों का विशेष प्रकार के सूट पहनने का जो कारण रहता है वह है दाव से बचने के लिए। ओके, इसलिए दाव से बचने के लिए, अर्थात उच्च दाव ही इसके लिए प्रमुख कारण रहता है। अगला प्रश्न है कि टेडपोल किसका विकासशील चरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टेडपोल किसका विकासशील चरण है, तो हमें से याद रखिएगा कि जो टेडपोल है वह विकासशील चरण होता है मेढक का। किसका, मेढक का विकासशील चरण होता है टेडपोल। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हमने 2 पेपर के सॉल्यूशन किए। ओके, जो व्यापम के द्वारा सुबह की पाली में जो पेपर हुआ, ओके, और शाम की पाली में जो पेपर हुआ, वो दोनों पेपर के सॉल्यूशन हमने किए। आज हमने यही देखा कि किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए, लेकिन ये चीज जरूर नोटिस की, 3 से 4 प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न जरूर पूछे थे दैनिक जीवन से जुड़े हुए। तो इन प्रश्नों पर मैं विशेष फोकस आपको कराऊंगा, विशेष रूप से इनको मैं तैयार भी कर रहा हूँ। ओके, आपकी परीक्षा के लिए अलग से PDF दी जाएगी व्यवहारिक प्रश्नों की, साइंस के। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो आया करेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द सबसे पहले मिल जाए। ओके, और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं, जहां आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं रोजाना। जेल प्रहरी के लिए अलग, पुलिस के लिए अलग। ओके, और हर क्लास की PDF वहाँ डेली आपको लिंक दी जाती है पहले, फिर आपको PDF दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद लिंक के बाद, और लिंक पर भी कुछ नहीं, लिंक जैसे ही मिलती है। लिंक क्यों दी जाती है, ताकि भविष्य में अगर PDF आपसे इधर उधर हो जाएंगे, आप कहाँ तक 10 दिन में लगभग आपके पास 30 से 40 PDF हो जाएंगे। क्रम से रखे रहें, वेबसाइट पर आपको कभी भी मिल जाएंगे PDF क्रम से। ओके, इसीलिए वेबसाइट पर हम आपको पूरी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, हमेशा रहेंगे भविष्य में वेबसाइट पर, कहीं गुम नहीं होगी, आपसे खो भी जाएगी PDF, लेकिन वेबसाइट पर हमेशा सेव है। तो सभी लोग लाइक करें, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, सभी लोग लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे अब शेयर कीजिएगा, बाद में क्लास होने के बाद। अपना समय बर्बाद ना करें, अब शेयर करें। ओके, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण युवा के लिए एक बार फिर से हम साइंस की क्लास लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो रोज रात 8 बजे MPGK की क्लास लेकर आते हैं, और MPGK की क्लास कभी 1 घंटे कभी 1.25 घंटे, और तुरंत उस क्लास के बाद हम साइंस से शुरू करते हैं। तो हम पुराना प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली वही प्रश्न देख रहे हैं। साइंस की PDF भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नए हों। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था पेपर में कि सदिश क्या होता है। सदिश क्या होता है। सदिश वे हैं पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, सदिश हैं। ओके, पशु, ऐसे पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, सदिश हैं। इज दैट क्लियर। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारे घर में विद्युत उपकरण किस तरह से जुड़े होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण रहते हैं वे स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। कैसे, स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं हमारे घरों के जो विद्युत उपकरण होते हैं वे। ओके, अगला प्रश्न है, तो देखिए पूरे व्यवहारिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिए स्पेशल स्टडी की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है कि दहन जो उच्च गति पर होता है उसे क्या कहा जाता है।
तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा दहन जो उच्च गति पर होता है उस दहन को कहा जाता है द्रुत दहन। क्या? उसे द्रुत दहन कहा जाता है। पुराने पेपर सॉल्व कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण हमें नीला दिखाई देता है? तो हमेशा याद रखें कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थैलीन का रंग क्रमशः कैसा होता है? तो फिनोल्फ्थैलीन का रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। अम्लीय में तो होता है रंगहीन और क्षारीय में होता है गुलाबी। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शब्द काला सोना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, काला सोना शब्द प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम क्या कहलाता है? ब्लैक गोल्ड या काला सोना। अगला प्रश्न है कि भुजाओं और पैरों में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वे कैसी होती हैं? वे धारी रहित होती हैं या चिकनी पेशी होती हैं या ऐच्छिक पेशी होती हैं या अनैच्छिक पेशी होती हैं? तो हमेशा याद रखें, भुजाओं और पैरों में जो मांसपेशियां होती हैं, भुजाओं में और पैरों में वे मांसपेशियां ऐच्छिक पेशी होती है। हम जिस तरफ चाहें, जिधर हमारी इच्छा होती है, वे उधर जो है मूव कर जाती हैं। अगला प्रश्न है, बलकुट एक प्रकार का क्या है? बलकुट एक प्रकार का क्या होता है? तो हमेशा याद रखें कि जो बलकुट होता है वह एक तरह का अधचर्मी ऊतक होता है, बलकुट। ओके, देखिए आपको जल्दबाजी लग रहा होगा, लेकिन इनमें ज़्यादा समय नहीं देना है हमें, क्योंकि ये तो हम केवल आपको प्रश्न की प्रकृति बता रहे हैं। कुछ प्रश्न रिपीट हो जाते हैं तो उसमें आपको ये सहायता करेंगे। ओके, पूरा साइंस हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे भाई। तो उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु कौन सी है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है ग्रेफाइट। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है? कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मक्का दोस्तों कैसा है? एकल बीजपत्री पौधा है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में कौन सी अपघटक पर लागू नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है कि अपघटक पर जो लागू नहीं होती वो कि वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर की संरचनाएं किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं? तो कोशिका के भीतर की जो संरचनाएं रहती हैं उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ओके, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से हम कोशिका के भीतर की संरचना को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओके, पीडीएफ पढ़कर आप इसे बाद में कीजिएगा। प्रश्न है अगला, दूसरे पेपर के प्रश्न देखेंगे। दूसरे पेपर में कैसे पूछे गए? प्रश्न है कि ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, दृष्टि संभव नहीं होती है, यह जंक्शन क्या कहलाता है? तो यह जंक्शन कहलाता है भाई अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट। क्या? अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट यह बिंदु कहलाता है। अगला प्रश्न है कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंत कोशिकीय स्थान नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो हमेशा याद रखें कि उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंत कोशिकीय स्थान नहीं होता है, क्योंकि वे उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति किस से बनी होती है? तो हमेशा याद रखें, जो पादप कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है।
अगला प्रश्न है कि कोशिका का अजीवित भाग इनमें से कौन सा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। कोशिका का अजीवित भाग है कोशिका भित्ति। ओके। अगला प्रश्न है कि ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। इसका सही जवाब है कैटलस, रोहू, मृगल, आम, कार्प और ग्रास कार्प। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। तो काफी कठिन साइंस पुलिस परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। कुछ प्रश्न तो न कभी आपने किसी किताब में देखे होंगे न कभी पढ़े होंगे, जैसे ये प्रश्न मैं 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपने कोई भी किताब पढ़ी हो ये प्रश्न नहीं देखा होगा, लेकिन व्यापम पूछता है। प्रश्न है जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन या फिर बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल किसे परिवर्तित करता है। तो लगाया गया बल गति को परिवर्तित करता है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्न में से एक फसल का उदाहरण कौन सा है, उसे आप पहचानिएगा। तो इसका सही जवाब है फसल का उदाहरण है खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे। के विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न। तो इसका सही जवाब है भाई विकल्प डी कि नासा छिद्र, ग्रसनी, काकल, श्वास नली, फेफड़े और वायु कोशिका। अगला प्रश्न है कि निम्न में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। तो भाई अलैंगिक प्रजनन होता है हाइड्रा। कहाँ? हाइड्रा के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग किसमें नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप गर्म जल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोलर वाटर हीटर का प्रयोग कब नहीं कर सकते भाई? गर्म दिनों में नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉरी, देखिए गर्म जल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आप कब नहीं कर सकते भाई? बदली बदली वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। कैसे बदली वाले दिनों में? क्योंकि अगर बादल हो रहा है तो क्या है, धूप नहीं निकलेगी, तो सोलर वाटर काम ही नहीं करेगा। सोलर वाटर हीटर जो है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो क्या है, सोलर ऊर्जा से चलेगा। और बदली वाले दिनों में क्या है, सोलर ऊर्जा न के बराबर पैदा होगी। अगला प्रश्न है, ओके, तो आज की क्लास के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, लेकिन याद रखें कि जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसमें इसका आंसर ए लिखा हुआ है, जिसे आप गलत मानेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। ओके, बस। और इस पीडीएफ में अब हम सही नहीं कर सकते हैं इसे, आपको यही पीडीएफ दिया जाएगा। लेकिन आप क्या समझेंगे, जो लोग क्लास देख रहे हैं उनसे हमें मतलब है, बाकी पीडीएफ क्लास ही नहीं देखते तो उनका क्या मैटर है हमें पीडीएफ देने से, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग जो देख रहे हैं 46 लोग अभी लाइव, उनको मैं बता रहा हूँ इसका आप विकल्प डी सही समझेंगे। ओके, मैं इसे सही नहीं करूंगा। जो वैसे ही लोग हैं वो पढ़ते रहें विकल्प पे, हमें कोई उनसे मतलब नहीं है। ओके, हम मेहनत नहीं करेंगे फालतू लोगों के लिए। आपको हमने बता दिया जो सीरियस लोग हैं वो क्लास ले रहे थे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे आगे कल रात 8 बजे लाइव क्लास में। तब तक आप बने रहें हमारे साथ और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अब आप क्लास के बाद शेयर करें। ओके, वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम लाइव सेशन में मध्य प्रदेश पुलिस का पुराना पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और रोज इसी तरह से हम आपको सभी पुराने पेपर के सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं। और साइंस विषय की जो क्लास रहती है वो आप लोगों के लिए रात 9 बजे रहती है और हर क्लास का पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराते हैं। तो आप जो भी नए लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि नायलॉन पैराशूटों के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है? नायलॉन यूज करने का क्या कारण होता है कि पैराशूट में नायलॉन ही यूज करते हैं? पहला विकल्प है कि वजन में हल्का और मजबूत होता है, या फिर ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, या आसानी से आग नहीं पकड़ता है इसलिए, या फिर ऊष्मा का हीन चालक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा पैराशूटों को बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
यह वजन में हल्का होता है, नायलॉन और मजबूत भी होता है। अगला प्रश्न है, चाकू में तीक्ष्ण तर कर्तन किनारे होते हैं, क्योंकि यह ऐसा क्यों होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, चाकू में तीक्ष्ण तर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि संपर्क के क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि हो। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्वथन जल रिएक्टर तथा दावानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो आप देख सकते हैं कि कितना कठिन साइंस पूछा जाता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? विकल्प डी इसका सही जवाब होगा, नाभिकीय रिएक्टर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण होता है कैसा? तो हमेशा याद रखें, जब भी प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करेगा तो जो अपवर्तन कोण होगा वह आपतन कोण से कम होगा। ओके, आपतन कोण से कैसा होगा? कम होगा। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अम्लत्वनाशक का उपयोग किसके लिए होता है? तो हमेशा याद रखें, अम्लत्वनाशक का उपयोग होता है अपाचन के उपचार के लिए। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी किसके लिए प्रयुक्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एलईडी बल्ब में एलईडी शब्द प्रयोग होता है लाइट एमिटिंग डायोड के लिए। इसके लिए लाइट एमिटिंग डायोड के लिए। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जंतु रहते हैं वे पानी में जो निषेचन करते हैं उस क्रिया को कहते हैं बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजक। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? हमेशा याद रखें, प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए जो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है वह है बढ़ी हुई मानव जनसंख्या। होगा, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो आप हमेशा याद रखें कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड ये दोनों ही निर्मित होते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। किसके दौरान? ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है। वह कौन सी गैस है? तो भाई इसका सही जवाब है ऐसी गैस जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के दौरान मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। काफी कठिन प्रश्न है भाई, कान खड़े कर देने वाला। अगला प्रश्न है, टॉपिक वाइज हम आपको पूरा कराएंगे, बस आपकी पुराने पेपर कंप्लीट हो जाए। प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका के समांतर गुजरने वाले वैद्युत संदेशों का लघु प्रस्फुट क्या कहलाता है? तब हमें से याद रखें, यह कहलाता है आवेग। अगला प्रश्न है कि लीला ने शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। कौन सा कोशिकांग इस समय सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए? तो हमेशा याद रखें इसका सही जवाब विकल्प डी कि यहाँ पर राइबोसोम सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और ऐसी स्थिति में सबसे सक्रिय क्या है? राइबोसोम ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचारित करता है उसे क्या कहा जाएगा? एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में अगर रोग को संचारित कर रहा है तो उसे हम वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? वेक्टर। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि जीवाणु और पैरामीशियम किसके सदस्य हैं? तो हमेशा याद रखें कि जीवाणु और पैरामीशियम ये दोनों सदस्य हैं प्रोटिस्टा के। किसके? प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, प्रमुख रूप से वो क्या है भाई? अमोनिया। अमोनिया ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण क्या होता है? तो हमेशा याद रखें, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण रहता है हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होना। क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होना ही सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? व्यवहारिक प्रश्नों की श्रेणी में है, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? अरे भाई, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण चलता रहता है सूर्य के अंदर। प्रश्न है कि नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या फिर सार्वजनिक भवनों से बाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो हमेशा याद रखें, नलिकाओं का ऐसा समुच्चय जो हमारे घरों या फिर सार्वजनिक भवनों से बाहित मल को जल उपसंचार संयंत्र तक ले जाते हैं, उन्हें हम मल व्यवस्था कहते हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हमेशा याद रखें, रक्त का ऐसा अवयव जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है आरबीसी। ओके, आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्रश्न है कि एड्स के लक्षित अंग का नाम क्या है? तो हमेशा याद रखें, एड्स का लक्षित अंग है कौन सा? विकल्प बी, लिम्फ नोड। ओके, और हमेशा याद रखें कि एड्स जो है, एड्स एक संक्रामक रोग है। कैसा है? एक संक्रामक रोग है एड्स। ओके, जिसका लक्षित अंग लिम्फ नोड है। और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कभी भी पूछ ले तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा? एलिसा टेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाओं में क्या उपस्थित नहीं होता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें कि तंत्रिका तंत्र में उपस्थित नहीं होता है कंडरा। अगला प्रश्न है कि निम्न यौगिकों में से किस एक का काम कैलोरी जनन मान होता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, लकड़ी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है विकल्प डी, पार्श्व विलोमन कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को? पार्श्व विलोमन कहते हैं कि दाएं तरफ की साइड को बाएं तरफ दिखाता है। ओके, समतल दर्पण। ओके, इस गुण को क्या कहते हैं? पार्श्व विलोमन। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु क्या कहलाती है? तो हमेशा याद रखें, 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की जो आयु रहती है यह किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न की महिला में जननी ऊन शुरू होती है जब उसका, तो महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका यौवन शुरू होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और जननी उम्र 13 से 14 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न है, पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक हिरासमान हो रहे हैं कि विलोम हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो हमेशा याद रखें, वे कहलाते हैं लुप्त प्राय। के विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत चुंबक की ओर निम्न से बनी होती है। तो हमेशा याद रखें, वैद्युत चुंबक किसकी ओर बनी होती है? भाई, ये वैद्युत चुंबक का निर्माण जो है मृद लोहे से बना होता है। किससे? मृद लोहे से बना होता है। तो मित्रों, आज साइंस में मात्र इतने ही प्रश्न। आज के पेपर में हमने 2 पेपर देखे, सुबह की शिफ्ट के प्रश्न, ओके, और शाम की शिफ्ट के प्रश्न।
तो 2 पेपरों के हमने पुराने विज्ञान विषय के 30 प्रश्न देखे हैं। ओके, तो इसी तरह से आपको रोज हम साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर करा ही रहे हैं और जल्दी आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज साइंस शुरू किया जाने वाला है और रोज रात 9 बजे ही हम टॉपिक वाइज साइंस कराएंगे और ये सारी क्लासेस हम पुराने पेपर रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराएंगे। बस कुछ दिनों के बाद ये सारी चीजें हम शुरू कर देंगे। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इसे बाद में शेयर जरूर कीजिएगा।